आपकी समझ विकसित हो सके। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आज शुरू करते हैं आज शुरू करते हैं चुंबकीय संतृप्तता। ये लो बेटा, आराम से समझिए बेटा, ये सारे पॉइंट समझेंगे तो मशीन बड़ी आसान लगेगी। चुंबकीय संतृप्तता, अच्छा क्या होता है ये संतृप्तता? देखो मैं थोड़ा फैक्टर, बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान। देखो फ्लक्स लीकेज फैक्टर। अच्छा, सबसे पहले तो बेटा फ्लक्स लीकेज फैक्टर को दर्शाते किससे है? तो सबसे पहले ये है क्या? ये गुणांक है और कुछ नहीं। तो लिखो बेटा, यह एक गुणांक है। यह एक क्या है बेटा? गुणांक है। गुणांक का मतलब क्या होता है? फैक्टर है। अच्छा, फैक्टर है। अब सर इसका फॉर्मूला क्या होता है लीकेज फैक्टर का? बिल्कुल बेटा, फॉर्मूला लिखेंगे। देखो इस फॉर्मूला होता है लीकेज फैक्टर बराबर, यानी कि लीकेज फैक्टर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है बेटा फ्लक्स, कुल फ्लक्स। क्या होता है? कुल फ्लक्स बटे में क्या? उपयोगी फ्लक्स। एक ट्रांसफार्मर में भी पढ़ते हैं बेटा अपन, ध्यान है आपको? हाँ, उपयोगी फ्लक्स। अब मुझे बताओ कुल फ्लक्स को क्या बोला जाता है? आप बोलेंगे फाई टी, ठीक है। और जो उपयोगी है बेटा उसको क्या बोलोगे? फाई यूजफुल। बेटा कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब देखो बेटा, आपको ये भी पता है कि जो मेरा फाई टोटल है वो क्या है बेटा? फाई यूजफुल प्लस फाई यूजलेस, यानी कि जो उपयोगी है और जो अनुपयोगी है। पता है कि नहीं बेटा? या नहीं? बिल्कुल भी। ठीक है, अब देखो बेटा क्या हुआ। प्रारंभ में जैसे जैसे मैंने एच के मान को बढ़ाया, ये देखो एच के मान को बढ़ाया, तो बी का मान भी बढ़ा कि नहीं? बढ़ा। अब देखो मैंने एक बिंदु बढ़ाया था आपको सैचुरेशन का, उसका मतलब क्या है? अब सर इसका फॉर्मूला क्या होता है लीकेज फैक्टर का? बिल्कुल बेटा, फॉर्मूला लिखेंगे। देखो इस फॉर्मूला होता है लीकेज फैक्टर बराबर, यानी कि लीकेज फैक्टर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है बेटा फ्लक्स, कुल फ्लक्स। क्या होता है? कुल फ्लक्स बटे में क्या? उपयोगी फ्लक्स। एक ट्रांसफार्मर में भी पढ़ते हैं बेटा अपन, ध्यान है आपको? हाँ, उपयोगी फ्लक्स। अब मुझे बताओ कुल फ्लक्स को क्या बोला जाता है? आप बोलेंगे फाई टी, ठीक है। और जो उपयोगी है बेटा उसको क्या बोलोगे? फाई यूजफुल। बेटा कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब देखो बेटा, आपको ये भी पता है कि जो मेरा फाई टोटल है वो क्या है बेटा? फाई यूजफुल प्लस फाई यूजलेस, यानी कि जो उपयोगी है और जो अनुपयोगी है। पता है कि नहीं बेटा? पता है, तो बेटा उसको यहाँ रखो। यानी कि यहाँ से मैं कह सकता हूँ मेरा लीकेज फैक्टर क्या है? लीकेज फैक्टर बराबर ये क्या है बेटा? फाई टी। और ये क्या है बेटा? फाई यूजफुल, यानी कि जो यूज हुआ है, और फाई यूजलेस, यानी कि जो क्या है? खराब हो गया है। लेस को एल लिख दिया, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ तक समझ में आया, पर नीचे तो सिंपल ही आएगा ना। देखो बेटा, फाई टी का मान क्या होता है? फाई यूजफुल प्लस फाई लीकेज, ठीक है। इसको मैंने माना फाई यू है, और ये क्या है बेटा? फाई लीकेज, यानी कि जो यूज नहीं आया है। और ये दोनों मिला के तो फाई टोटल होंगे ना। हाँ, तो बस वही लिखा है बेटा, ठीक। अब नीचे क्या आ जाएगा? फाई यूजफुल, यानी कि फाई यूजफुल। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? कुछ दिक्कत नहीं बेटा, बहुत आसान है। देखना आप, यहाँ से आपको क्वेश्चन क्या पूछता है मैं बताता हूँ। तो लीकेज फैक्टर, लीकेज फैक्टर क्या हो जाएगा बेटा? लीकेज फैक्टर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फाई यूजफुल बटे में फाई यूजफुल, है ना। और प्लस का नीचे बीच में प्लस लगा दिया, फाई लीकेज बटे में फाई यूजफुल। मतलब लिख सकता हूँ बेटा ऐसे। अच्छा, इसका मतलब देखो सर, फाई यू से फाई यू कट गया, तो इसका मतलब क्या है? 1 प्लस फाई यूजलेस बटे में फाई यूजफुल। तो मेरे को बताओ कि लीकेज फैक्टर का मान हमेशा एक से कुछ ज्यादा होगा कि नहीं होगा? बेटा यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि उपयोगी मान हमेशा क्या होता है? एक से ज्यादा होता है। लीकेज फैक्टर का मान हमेशा क्या होता है बेटा? एक से ज्यादा। तो यहाँ लिखो बेटा, इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इसीलिए लीकेज गुणांक का मान, गुणांक का मान सदैव क्या होता है बेटा? एक से अधिक होता है। एक से अधिक, ये देखो एक से अधिक होता है। आसान लग रहा है बेटा? आपको क्या याद रखना है? ये क्या होता है? गुणांक होता है, इसका मान क्या होता है? फाई टोटल पर यूजफुल। और यहाँ से आपको पता चल गया इसका मान क्या होता है? हमेशा एक से ज्यादा। बोलो बेटा, समझ में आ गया? बहुत अच्छे। अब बेटा आपने एक टर्म सुना है, चुंबकीय शैथिल्य, यानी कि हिस्टैरिसीस, सुना है? बिल्कुल बेटा, उसको समझेंगे, उसके बाद बीएच कर्व को समझेंगे। चुंबकीय हिस्टैरिसीस, ये लो बेटा 14वां, चुंबकीय चुंबकीय हिस्टैरिसीस, है ना, यानी कि चुंबकीय पीछे रहना, है ना, हिस्टैरिसीस। अभी समझते बेटा, आराम से समझेंगे, डोंट वेरी। ये लो, ठीक है। क्या होता है बेटा? कभी सुना है? आपको क्या पता है सारी मशीनें किसकी बनी हुई है? हैं? या तो कास्ट स्टील या कास्ट आयरन की, है ना। यानी कि उसके अंदर क्या होता है बेटा? खुद का कुछ ना कुछ क्या होता है? धारणशीलता होती है, कुछ ना कुछ मैग्नेट होता है। तो लिखो बेटा, जैसा कि हमें ज्ञात है, जैसा कि हमें ज्ञात है, सभी मशीनें किसकी बनी होती है? लगभग लगभग सभी मशीनें किसकी होती है बेटा? कास्ट स्टील, कास्ट आयरन, इनकी होती है ना, कास्ट स्टील। और किसकी होती है? कास्ट आयरन वगैरह की होती है ना, कास्ट आयरन की होती है। अब जब ये कास्ट स्टील और कास्ट आयरन की है, यानी इनमें कुछ ना कुछ क्या रहता है? अपना मैग्नेट रहता है कि नहीं? बिल्कुल बेटा, इसके अंदर क्या रहता है? चुंबकीय धारणशीलता होती है। यानी यानी इनमें क्या होती है बेटा? चुंबकीय गुणों की धारणशीलता होती है। चुंबकीय गुणों की क्या होती है बेटा? धारणशीलता होती है ना। बेटा लाइन से पढ़ा करो, सब चीजें समझ में आएगी। धारणशीलता होती है, यानी कि उसके अंदर कुछ ना कुछ चुंबक रहता है। क्यों? क्योंकि ये बनी हुई तो किसकी है? लोहे की बनी हुई है, ठीक है। बहुत सही। अब देखो बेटा क्या होगा, कभी कभी क्या होता है,
जब किसी भी चुंबक को किसी अन्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो क्या होता है बेटा, चुंबकीय होने लग जाती है। अब जब वो चुंबकीय क्षेत्र हटाते हैं तो बेटा ये क्या होनी चाहिए, पूरी तरह से अचुंबकीय होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, उसके अंदर कुछ ना कुछ चुंबक रह जाता है शेष। बेटा उसे ही क्या बोला जाता है, चुंबकीय हिस्टैरिसीस बोला जाता है। ठीक है बेटा, तो क्या लिखेंगे, जब किसी चुंबक को चुंबकित किया जाता है यानी कि मैग्नेट बनाया जाता है, किया जाता है, तो वह चुंबकीय गुणों को लेती है। चुंबकीय गुणों को क्या करती है, धारण करती है। चुंबकीय गुणों को धारण करती है कि नहीं, बिल्कुल धारण करती है। लेकिन जब यह क्षेत्र हटा लिया जाता है, तब भी उनमें क्या रहता है बेटा, कुछ ना कुछ चुंबक रहता है, उसे क्या कहते हैं, चुंबकीय अवशिष्ट, है ना। तब भी उनमें कुछ चुंबकीय गुण क्या रहते हैं बेटा, शेष रहते हैं बेटा। उसे ही क्या बोला जाता है, अवशिष्ट चुंबकत्व कहा जाता है। अब मुझे बताओ बेटा, अब इस अवशिष्ट चुंबकत्व को भी हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, विपरीत दिशा में एक बल लगाना पड़ेगा बेटा, उसे क्या बोलेंगे, हिस्टैरिसीस। चुंबकीय पीछे रहना, चुंबकीय रूप से हिस्टैरिसीस यानी कि पीछे रहना। आओ समझते हैं बेटा, आराम से समझते हैं। ठीक है बेटा, अब पहला क्वेश्चन तो बेटा ये है कि आखिर इस प्रभाव को हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि आपको मशीन को समझना है। तो लिखो बेटा, किसी भी मशीन को समझने के लिए बेटा क्या, चुंबकीय हिस्टैरिसीस को समझना जरूरी है। चुंबकीय हिस्टैरिसीस, और इसको क्या बोलते हैं, शैथिल्य। चुंबकीय हिस्टैरिसीस, इसको क्या बोलते हैं, शैथिल्य को क्या करना जरूरी है बेटा, को समझना जरूरी है, क्योंकि जब इसका बिहेवियर समझोगे तभी तो आप बना पाओगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, तो देखो बेटा आराम से समझ गए। अब अपन क्या करेंगे बेटा, अब हम स्टडी करेंगे इसी के अंदर हिस्टैरिसीस लूप की। अच्छा, इसी के अंदर एक पॉइंट आता है बेटा, हिस्टैरिसीस लूप, है ना। अच्छा, तो सबसे पहले पूछा यही जाता है बेटा, ये हिस्टैरिसीस लूप किस किस के बीच में बनता है, तो आप बताओ किस किस के बीच में बनता है बेटा। तो इसी लूप को क्या बोला जाता है, बीएच लूप। पहला क्वेश्चन बेटा, हिस्टैरिसीस लूप को क्या कहा जाता है, तो बेटा क्या बोला जाता है, इसे बीएच वक्र कहा जाता है। ठीक है, अब देखो बेटा दूसरा क्वेश्चन, ये किस किस के मध्य खींचा जाता है, तो यह वक्र बी क्या होता है, चुंबकीय घनत्व। बहुत बढ़िया बेटा, यह चुंबकीय घनत्व, तथा एच क्या होता है बेटा, एच होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के मध्य खींचा जाता है। अब आपको पता है हर किसी के अंदर थोड़ा थोड़ा चुंबक तो होता ही है ना, हाँ, बस उसी की स्टडी करनी है आराम से। तो देखो बेटा, ये समझ में आया आपको, पक्का। अब देखना बेटा, यहां से मैं ये कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं, ये वक्त क्या होता है सर, बी बराबर क्या होता है, म्यू इंटू एच। इसका मतलब क्या है, म्यू क्या है बेटा, चुंबकीयशीलता, ये क्या है बेटा, चुंबकीयशीलता, चुंबकीय पारगम्यता। ठीक है, यानी कि चुंबक के पार जाने की क्षमता। ठीक है, इसका मतलब जब इसको हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा बेटा, बी समानुपाती एच। बेटा इसका मतलब जानो, इसका मतलब क्या होता है, यदि मैं एच के मान में परिवर्तित करूंगा तो मेरे बी के मान में परिवर्तन होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो बेटा आप बताओ, एक्स किसको रखोगे, एच को, और वाई किसको रखोगे, बी को। तो बस यहीं से आपका एक समीकरण बनता है, इस तरह से एक वक्र बनेगा बेटा आपका, जिसको कहोगे बी एच वक्र। अब आप सभी को पता है कि सभी पदार्थों में कुछ ना कुछ क्या रहता है, चुंबकत्व रहता है कि नहीं। तो बेटा यहाँ पर आप क्या रखोगे, अब आपको पहला क्वेश्चन अगर मान लो ये पूछेगा कि आप परिवर्तन एच में करोगे या बी में, तो आप बोलना एच में परिवर्तन करके बी के मान को चेंज किया जाता है। ठीक है, तो लिखो बेटा, यहाँ क्या रखोगे, एच। ठीक है, यहाँ क्या रखा आपने, बी। बोलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर बेटा यहाँ एच है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एच होगा कि नहीं, अगर यहाँ बी है तो ये माइनस बी है या नहीं, बिल्कुल बी। ठीक है, अब देखो बेटा क्या हुआ, प्रारंभ में जैसे जैसे मैंने एच के मान को बढ़ाया, ये देखो एच के मान को बढ़ाया, तो बी का मान भी बढ़ा कि नहीं, बढ़ा। अब देखो मैंने एक बिंदु बढ़ाया था आपको सैचुरेशन का, उसका मतलब क्या है, इस बिंदु के आगे वो कहेगा नहीं भाई, अब मैं मैग्नेट नहीं बना सकता, चाहे आप कितना भी चुंबकीय क्षेत्र लगा दो। ठीक है, मैं मैग्नेट नहीं बना सकता, यानी कि पहले तो ये जैसे से ये बढ़ा तो बी का मान भी बढ़ा। अब मैंने बोला चलो आप बढ़ नहीं सकते, घट तो सकते हो, बिल्कुल। तो बेटा इसने घटना चालू किया, लेकिन इतना मान आने पर इसने बोला कि अब एच का मान तो आपने जीरो कर दिया वापस, है ना, पीछे करते करते जीरो कर दिया, पर इसने बोला मैं बी का मान इससे ज्यादा नहीं घटा सकता। बेटा इसको क्या बोला जाता है, अवशिष्ट चुंबकत्व। देखो इधर आपने क्या लिखा था, जब किसी चुंबक को चुंबकित किया जाता है तो चुंबक के गुण को धारण करता है, जब यह क्षेत्र हटा लिया जाता है यानी कि एच जीरो कर दिया, तो भी बेटा उसमें क्या रहता है, कुछ चुंबकत्व रहता है, जिसे क्या बोला जाता है, अवशिष्ट चुंबकत्व। ठीक है, समझ गए। तो बेटा अब आपने यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र हटा दिया यानी कि एच जीरो कर दिया, लेकिन उसके पास कुछ ना कुछ मान रह गया कि नहीं रह गया, बेटा इसे ही आप क्या बोलते हो, अवशिष्ट चुंबकत्व बोलते हो। तो यहाँ पे अगर मैं कोई एक पॉइंट ले लेता हूँ, मान लीजिए टी, है ना, ये पॉइंट है एम, ये एम कौन सा बिंदु है, संतृप्तता, यानी कि इसके आगे क्या होगा, ये सैचुरेट नहीं होगा, तो संतृप्तता बिंदु। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। और बेटा ये जो ओटी क्षेत्र है ना, इसको यहाँ लिखो,
यहाँ से मैंने क्या लिखा है, ओटी क्षेत्र, ओ से टी तक, है ना, ओ से टी तक। बेटा ये क्या कौन सा क्षेत्र है, ये है अवशिष्ट चुंबकत्व का, अभी मैंने पढ़ाया था ना आपको, अवशिष्ट चुंबकत्व। ये क्या होता है, पदार्थ में वो चुंबकत्व जो कि चुंबकीय क्षेत्र हटाने के बाद भी रहता है, ठीक। बहुत अच्छे, अब देखना बेटा, अब मैंने क्या किया, चलो आप ऐसे नहीं हट रहे तो आप इसको नेगेटिव की तरफ एच लगाना शुरू किया, है ना। तो देखो बेटा, इसने नेगेटिव की तरफ एच किया तो बी ने भी घटना चालू कर दिया, है ना। लेकिन अब ये यहाँ पर इस बिंदु पे देखो बेटा, एच का मान क्या है, माइनस एच, इस बिंदु पे एच का मान क्या है, माइनस एच। लेकिन बेटा इस बिंदु पे आप देखो, इसके अंदर कुछ ना कुछ, अब देखो बी का मान तो क्या है, बी का मान तो जीरो हो गया, लेकिन एच का मान माइनस में कुछ आया, आया कि नहीं, वापस समझो बेटा। इस बिंदु पर जैसे जैसे मैंने एच का मान नेगेटिव में किया तो बी का मान तो जीरो हो गया, लेकिन एच का मान कुछ नेगेटिव में रहा कि नहीं, बिल्कुल। तो बेटा ये वाला पॉइंट क्या कहलाता है, ये वाला पॉइंट कहलाता है निग्रह बल, यानी कि रिटेंटिविटी, यानी कि ये वो बल है जो बी को जीरो करने के लिए आवश्यक है, समझ गए। तो बेटा अगर मैं इस बिंदु को एस मानता हूं तो मैं क्या कहूंगा, ओ से एस कौन सी दूरी है, ये वाली दूरी, ओ से एस कौन सी दूरी है, एक तो बिंदु मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये तो अवशिष्ट चुंबकत्व हो गया, और ये ओ से एस में यहां लिख देता हूं बेटा। ये कौन सा बल है, ये निग्रह बल है, कौन सा है बेटा, निग्रह बल। इसको क्या बोला जाता है, कोहेरेसिविटी, है ना, कोहेरेसिविटी। बेटा इसकी कहीं भी पूछा जाता है मैं बताऊंगा, डोंट वरी, अभी बस ये समझो, ये एच का क्या है, नेगेटिव मान है, जिसके लिए बी को मैंने जीरो किया, ठीक। अब देखो बेटा, अब मैंने वापस से क्या किया, इसको इसके बी के मान को बढ़ाना चालू किया, और इस बिंदु पर ये आके वापस से क्या हो गया, सैचुरेट हो गया, यानी कि ये एम है तो मैंने मान लिया ये एन बिंदु है, और ये भी क्या है, संतृप्तता बिंदु, ठीक है, यानी कि इससे ज्यादा ये नेगेटिव में भी नहीं हो रहा, मैग्नेटाइज, ठीक है। अब जब मैंने इसको वापस बढ़ाया तो ये बेटा इस तरह से बन गया, यानी कि ये भी हो गया, और ये अंत में जाके इधर मिल गया। तो बेटा यही वक्र क्या कहलाता है, बीएच वक्र, ठीक। अब बेटा इससे क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, आपको समझ में आ गया पूरा। सबसे पहले एच को बढ़ाया तो बी भी बढ़ा, है ना। उसके बाद जैसे जैसे मैंने एच को घटाया नेगेटिव साइड तो बी भी घटा, लेकिन इस बिंदु पे आके रुक गया। बेटा इस ओटी को क्या बोला मैंने, अवशिष्ट चुंबकत्व, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने इसको घटाया तो ओ एस को मैंने क्या बोला, निग्रह बल, है ना। इसके बताऊंगा, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। फिर इसको घटाया तो यहाँ पर सैचुरेशन आ गया, फिर इसको वापस से बढ़ा दिया, ठीक। अब सुनना बेटा, यहाँ से क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले एच की इकाई क्या होती है, आप सभी जानते हैं क्या होती है बेटा, एम्पियर टन प्रति मीटर। बोलो समझ में आया, है ना, बहुत आसान है। बेटा फाई की इकाई क्या होती है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। बोलो समझ में आया, आया। अब देखो बेटा, ये जो ओटी है, ये जो ओटी है, समझ रहे हो, ये ओटी इस बी को ही तो कहेंगे, है ना। तो बी की इकाई क्या है, वेबर प्रति मीटर। तो बेटा अवशिष्ट चुंबकत्व की इकाई क्या हो जाएगी, यही तो है ओटी। तो बेटा ये भी क्या हो जाएगी बेटा, इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पियर टन प्रति मीटर। समझ गए, समझ गए। और बेटा इसे ही क्या बोला जाता है, इसे ही क्या बोला जाता है, रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी, है ना। और बेटा हिंदी में इसे बोला जाता है रिटेंटिविटी, और बेटा हिंदी में इसे बोला जाता है धारणशीलता, यानी कि चुंबक को धारण करने की क्षमता, धारणशीलता। बोलो अब अच्छा लग रहा है ना बेटा, आपको कोई पूछेगा रिटेंटिविटी की इकाई क्या है, एम्पियर टन प्रति मीटर, क्योंकि ये एच यही तो है इसी में, ठीक है। ओहो, रिटेंटिविटी यानी कि ओटी, इसकी इकाई क्या है, जो एच, ये देखो ओटी की इकाई कौन सी है, जो इसकी है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो बेटा इसकी इकाई पूछते तो आप क्या बोलोगे, वेबर टन प्रति या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है, बहुत अच्छा। ये क्या है बेटा, ओएस। अब मुझे बताओ ओएस किसके साथ आ रहा है, एच के साथ आ रहा है ना, माइनस एच ही तो है। तो एच की इकाई क्या है, एम्पियर टन प्रति मीटर। तो आपको कुछ पूछेगा निग्रह बल, इसी को क्या बोला जाता है बेटा, कोहेरेसिविटी फोर्स, कोहर्सिविटी फोर्स, है ना। ये अलग अलग नाम है बेटा और कुछ नहीं। तो बेटा इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, आप खुद ही देख के बता दो क्या होती है, जो एच अक्ष वाली होती है, यानी कि एम्पियर टन प्रति मीटर। ये बेटा ये दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, बहुत सही। अब यहाँ पर वो अपनी मर्जी से ओटी ले लेगा, ओपी ले लेगा, है ना। आपको तो बस इसको पढ़ना आना चाहिए। आसान लग रहा है कि नहीं, जल्दी से बताओ, जल्दी से, समझ गए बेटा। अगर ये चीज नहीं समझ में आ रही तो उसके बाद आगे और ज्यादा दिक्कत आएगी, इसलिए देखो देखो मैं वापस सबको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल आसान है, देखो आसान। सबसे पहले मैंने क्या बोला था आपको, बी एच वक्र, यानी कि एच बढ़ाओगे तो बी बढ़ेगा, ठीक। अब देखो जैसे मैंने एच को बढ़ाया तो बी बढ़ा, और इस बिंदु पे क्या आ गया, संतृप्तता बिंदु, यानी कि इसके बाद मैग्नेट नहीं बनता। फिर जब मैंने एच को घटाया तो बी भी घटा, लेकिन इसके बाद ये घटना बंद कर दिया। तो बेटा ये क्या है, वाई पे कौन है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो बेटा इसकी भी इकाई क्या होगी, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। फिर जब मैंने इसको घटाया तो ये क्या आ गया बेटा, ओएस, ये क्या है, एक्स एक्स पे। तो बेटा ये क्या है, एम्पियर टन प्रति मीटर, इसकी इकाइयां पूछी जाती है, ठीक है। फिर इसको वापस बढ़ा दिया, बहुत आसान है। अब जब आपको ये समझ में आ गया तो आपको ये भी समझ में आया कि देखो यहाँ पर इसको कुछ ऋणात्मक बल लगाना पड़ा है, यहाँ पर बेटा इसको कुछ ऋणात्मक बल लगाना पड़ा है। बेटा यहाँ से जन्म होता है हिस्टेरेसिस सती का, किसका, हिस्टेरेसिस सती का, यानी कि हिस्टेरेसिस लॉस का, है ना। तो बेटा अब वो पढ़ेंगे। अब आपसे कोई पूछेगा कि इसका वक्र का एरिया हमें क्या देता है, तो हमें क्या देता है, सैतिल्य हाश। तो बेटा सबसे पहले इस वक्र का क्षेत्रफल हमें क्या देता है, तो बेटा ये क्वेश्चन पूछे तो बोल देना किसका वक्र है, हिस्टेरेसिस। तो बेटा ये क्या देगा, हिस्टेरेसिस लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस देगा, ठीक है, यानी कि सैतिल्य हाश देगा, ठीक। अब बेटा अगला पॉइंट हम इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे, उसका नाम क्या है, उसका नाम है हिस्टेरेसिस सती। अब जब हिस्टेरेसिस लॉस आ गया है तो आप पूछेंगे कि क्षति कैसे हुई, है ना। तो इसका जो क्षेत्रफल है ना बेटा, इसे बोलते हैं हिस्टेरेसिस सती। आओ समझते हैं। अगला पॉइंट क्या है, हिस्टेरेसिस लॉस। ये लो बेटा, अगला पॉइंट क्या है, हिस्टेरेसिस। ये नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, डोंट वरी, हिस्टेरेसिस लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस। आइए समझते हैं। अब आपको ये पता चला कि जब मैंने इस बिंदु पे पहुंचा था तो नेगेटिव की तरफ एच लगाया था, नहीं लगाया था बेटा, इससे जन्म होता है हिस्टेरेसिस सती का, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, हिस्टेरेसिस सती का मतलब क्या है, चुंबकीय पदार्थों को चुंबकित करने के बाद नर्म लोहे को पुनः क्या किया जाता है बेटा, विचुंबकित किया जाता है ना। सुनो बेटा, जब चुंबकीय पदार्थ था उसको मैंने पहले चुंबकीय किया, फिर उसके बाद क्या, उसको विचुंबकित किया। इधर आओ बेटा, समझो पहले इसको। पहले मैंने चुंबकीय पदार्थ को चुंबकित किया, है ना। उसके बाद इसको वापस से इसका मैग्नेट हटाने के लिए उल्टी दिशा में जो बल लगाया ना, यानी कि विचुंबकित करने के लिए जो बल लगाया ना बेटा, यहाँ से डेवलप होती है कौन, हिस्टेरेसिस सती। तो समझेंगे बेटा, चुंबकित पदार्थों को विचुंबकित करने के लिए लगाया गया बल,
चुंबकीय पदार्थ को किसके लिए विचुंबकित करने के लिए, यानी कि उसके चुंबकीय गुण को हटाने के लिए, विचुंबकित करने के लिए कौन सा बल बेटा? विपरीत दिशा में लगाया गया बल, विपरीत दिशा में लगाया गया बल, यानी कि लगाया गया क्या बल, बल का मान h, लगाया गया बल ब्रैकेट में लिख देता हूं माइनस h से क्या होती है बेटा? से हिस्टैरिसीस क्षति आती है, से हिस्टैरिसीस लॉस होता है, से हिस्टैरिसीस लॉस होता है। ठीक है, आपको कोई पूछेगा हिस्टैरिसीस लॉस कैसे होता है, तो किसी भी पदार्थ को यानी कि नर्म लोहे को क्या करने के लिए? विचुंबकित करने के लिए विपरीत दिशा में लगाया गया बल। ठीक है, ठीक है। दूसरी परिभाषा क्या लिख सकते हैं कि नर्म लोहे के, दूसरी परिभाषा नर्म लोहे के अवशिष्ट चुंबकत्व यानी कि ये वाला बेटा अवशिष्ट चुंबकत्व को खत्म करने के लिए विपरीत दिशा में लागू किया गया, यानी कि लागू किया गया बल ही क्या कहलाता है बेटा? अवशिष्ट चुंबकत्व या हिस्टैरिसीस लॉस होता है। हिस्टैरिसीस हानि होती है, ठीक है, बहुत आसान है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। क्या होता है? विपरीत दिशा में लगाया गया बल ही क्या होता है बेटा? हिस्टैरिसीस हानि होती है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इससे होगा क्या, इसके परिणाम क्या होंगे? तो बेटा हिस्टैरिसीस हानि से आप खुद बताओ क्या होगा? जब ज्यादा एनर्जी देंगे तो गर्म होगा कि नहीं? बिल्कुल। तो बेटा हिस्टैरिसीस हानि से हिस्टैरिसीस हानि से बेटा क्या होता है? से पदार्थ गर्म हो जाता है, पदार्थ क्या हो जाता है बेटा? गर्म हो जाता है। अब गर्म पदार्थ होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि उसमें हानियां होगी ही होगी। अब पूछा जाता है बेटा और ये किस पर निर्भर करता है? तो बेटा आप खुद बताओ, इसमें गर्म हो जाने पर क्या होगा बेटा? ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन होगा, वहां से क्या होगा? लॉस होना होगा। ठीक है, तो गर्म हो जाता है जिससे ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होने के कारण क्या होती है बेटा? हानि होती है, आराम से अच्छे समझ में आ रहा है ना? होती है, आराम से समझो बेटा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। अब देखो बेटा यह किस पर निर्भर करता है? तो आप खुद बताओ ये किस पर निर्भर करेगा बेटा? विद्युत धारा पर, और जितनी ज्यादा विद्युत धारा होगी उतनी हानि होगी, और जितनी आवृत्ति ज्यादा होगी उतनी हानि होगी। बताऊंगा कैसे, डोंट वरी। यह हानि विद्युत धारा तथा आवृत्ति के बढ़ने पर यानी कि जितनी विद्युत धारा होगी, जितनी आवृत्ति ज्यादा होगी ना, उतनी बढ़ने पर अधिक होती है। अब पहला क्वेश्चन ये आता है कि बताओ अगर ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि भाई किसी चीज को भाई चुंबकित कर दिया, उसके बाद उसके अवशिष्ट चुंबकत्व को हटाने के लिए विपरीत दिशा में आपने बल लगाया, और उस बल से क्या जनरेट हुई? हिस्टैरिसीस हानि। और इससे होता क्या है? इससे होता है पदार्थ गर्म हो जाता है। ठीक है, अब ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है और वो भी होता है। अब मुझे ये बताओ इस इफेक्ट को सबसे पहले खोजा किसने था? तो बेटा इस इफेक्ट को सबसे पहले 1970 में एक रूसी गणितज्ञ थे मार्क कॉनोस्की, उसने खोजा था। तो बेटा इसकी खोज किसने किए थे? एक रूस के कौन थे? गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे, रूस के गणितज्ञ ने कब? 1971 में। कब बेटा? 1971 में या 70 में लिख दो, मार्क कोरोनस्की। 1970 में बेटा इनका नाम क्या था? मार्क कोरोनस्की द्वारा किया गया, इनका नाम क्या है? मार्क कोरोनस्की द्वारा की गई द्वारा की गई। ठीक है बेटा, इस कोरोनस्की की स्पेलिंग देख लो आप क्या होती है? KROS नॉस्किल, ऐसे बेटा इंग्लिश की स्पेलिंग ये है ना, मार्क कोरोनस्किल, है ना, ध्यान रखना, कोरोनस्किल द्वारा की गई। ठीक है, ये बेटा आपसे पूछा जाता है तो ध्यान रखना। अब बेटा इसे दर्शाते किसे हैं? तो इसे किससे दर्शाते हैं बेटा? इसे WH से दर्शाते हैं। इसे किससे दर्शाते हैं बेटा? WH से दर्शाते हैं। अब बेटा इसका मान पूछा जाता है, वो पढ़ते हैं, आओ। तो इसी WH का मान क्या होता है जो आप पढ़ते हैं? ये देखो, W यानी कि लॉस इन हिस्टैरिसीस। ठीक है बेटा, इसका मान होता है नीटा BM 1.6 F into V। इसका मान होता है नीटा, फिर होता है बेटा BM यानी कि मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी का 1.6 into F into V, और क्या बेटा? वाट। ठीक है, अक्सर आपसे इनसे पूछा जाता है तो ध्यान रखना बेटा। यहाँ WH क्या है? हिस्टैरिसीस क्षति। जहां बेटा आपका WH क्या है? वो है आपकी हिस्टैरिसीस क्षति, है ना। और बेटा ये किस में आती है? ये हमेशा आती है वॉट में। बोलो सही। हाँ बेटा, नीटा क्या है? हिस्टैरिसीस नियतांक। अभी सब पढ़ेंगे बेटा, आपको 2-3 मटेरियल बताएंगे जो इंपॉर्टेंट है, आप बस पढ़ते रहो, आपके पास सारी चीज आएगी। नीटा क्या होती है बेटा? हिस्टैरिसीस गुणांक। हिस्टैरिसीस गुणांक बेटा, इसका मान जितना कम होगा ना उतना ये लॉस कम होगा। ठीक है, अब सुनो और क्या होता है बेटा? BM क्या है? अधिकतम फ्लक्स घनत्व,
ठीक है। एफ क्या है बेटा? एफ है बेटा आवृत्ति, और इसकी इकाई क्या होती है? हर्ट्ज। क्या होती है बेटा? हर्ट्ज। ठीक है। और वी क्या होता है आपका? वी क्या होता है बेटा? वी होता है बेटा चुंबकीय आयतन। चुंबकीय आयतन, है ना? ध्यान रखना बेटा, अक्सर इसको वोल्टेज लिखते हैं, वोल्टेज नहीं होता बेटा, ये क्या होता है? आयतन होते हैं। ठीक है बेटा, बहुत अच्छे। तो यानी कि बेटा आपको क्या समझ में आया है? थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। देखो, हर पदार्थ में अपना चुंबक होता है। ठीक है, मान लो ये पदार्थ है, लोहा है, इसके चुंबक है। जब इसमें और ज्यादा मैग्नेट किया तो ये चुंबकित होगी, फिर जब हटाया तब भी इसमें कुछ ना कुछ मैग्नेट रह गया बेटा। उसको हटाने के लिए जो बल लगता है ना विपरीत दिशा में एच, बेटा उसको कहते हैं हिस्टैरिसीस हानि। ठीक। अब देखो बेटा, ये नीटा bm इंटू एफ। अब देखो बेटा, जितना ज्यादा नीटा कम होगा ना, देखो यानी कि यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ हिस्टैरिसीस हानि समानुपाती नीटा। इसलिए बेटा जितना नीटा कम होगा ना उतनी ये हानि क्या होगी? कम होगी, ध्यान रखना, है ना? और इसीलिए बेटा क्या करते हैं ट्रांसफार्मर में क्या मिलाते हैं अपन? सिलिकॉन स्टील। अभी बताऊंगा क्यों, डोंट वेरी बेटा। इसीलिए ट्रांसफार्मर में, इसीलिए यहाँ लिख देना बेटा। और इसको कम करने के लिए बेटा, इस हानि को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर में क्या मिलाते हैं अपन? सिलिकॉन स्टील। अब उसका मान बताएंगे, डोंट वेरी। ट्रांसफार्मर में या कोई भी मशीन में यह हानि कम करने के लिए, या मशीन लिख दो बेटा ताकि आपको इजी समझ में आ जाएगी। इस हानि को कम करने के लिए मशीन में क्या मिलाई जाती है बेटा? मशीन में सिलिकॉन मिलाई जाती है ना? और बेटा ध्यान रखना, सिलिकॉन को कम ही मिला ना, सिलिकॉन लगभग 7% तक मिलाई जाती है। ठीक है, ये मान बहुत कम होता है बेटा, क्योंकि सिलिकॉन क्या है? एक ब्रिटल धातु है। देखो यहाँ से नीटा कम तो ये भी लॉस भी कम। ठीक, समझ गए? समझ गए? अब देखो बेटा, अगला टॉपिक आता है, आप अगर हिस्टैरिसीस हानि हो गई है तो बेटा इसको कम करने के क्या उपाय होंगे? तो बेटा अगला लिखो, हिस्टैरिसीस हानि को कम करने के उपाय। हिस्टैरिसीस हानि को, हिस्टैरिसीस हानि को कम करने के उपाय कौन कौन से? ठीक है, ये अक्सर पूछा जाता है बेटा। ठीक है, ध्यान रखना, हिस्टैरिसीस हानि को आप कैसे कम कर सकते हैं? ठीक है बेटा, तो आप क्या करें बेटा, आपके पास हिस्टैरिसीस का फॉर्मूला क्या है? ये रहा, WH बराबर क्या है? नीटा bm स्क्वायर F इंटू वी। अब देखो बेटा, आप नीटा के मान को कम कर लो, या bm के मान को कम कर लो, या F के या V से, तो इससे कम हो जाएगा। तो बेटा पहला पॉइंट ये है, इस हानि को कम करने के लिए, इस हानि को कम करने के लिए बेटा क्या, आप हिस्टैरिसीस नियतांक, हिस्टैरिसीस नियतांक और क्या है बेटा? अधिकतम फ्लक्स घनत्व, या फिर F मतलब क्या होता है बेटा? आवृत्ति, या यानी कि इनमें से कोई भी, या आयतन को क्या करते हैं बेटा? कम करते हैं। आयतन को कम करते हैं, यानी कि बेटा इनमें से किसी भी मान को आप कम करके इसके मान को कम किया जाता है। लेकिन बेस्ट क्या रहता है बेटा? बेस्ट यही रहता है कि आप क्या करो, इस हिस्टैरिटिक नियतांक को कम करो। सर्वाधिक उपयुक्त क्या रहता है बेटा? क्योंकि आयतन कम करने से मतलब नहीं, आवृत्ति कम करना इतना आसान नहीं है ना। और फ्लक्स घनत्व तो ज्यादा होगा तभी तो मैग्नेट बनेगी, इसलिए सर्वाधिक उपयुक्त क्या होता है? सर्वाधिक उपयुक्त बेटा क्या है कि आप क्या करो बेटा? हिस्टैरिसीस नियतांक को कम करो। हिस्टैरिसीस नियतांक को कम करो, नियतांक को कम करना चाहिए। ये सर्वाधिक उपयुक्त है बेटा, तो कम करना चाहिए, ये सबसे बेस्ट है ना। अब देखो बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट पदार्थ है और उनके हिस्टैरिसीस नियतांक के बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो बेटा कुछ पदार्थ है, तो यहाँ लिखो बेटा SN नंबर, ये कुछ पदार्थ है, और यहाँ क्या है बेटा? आपके हिस्टैरिसीस नियतांक, हिस्टैरिसीस गुणांक, यानी कि इनके नीटा का मान बेटा पूछा जाता है, इसलिए लिखा रहा हूँ। और इंपॉर्टेंट लिखूंगा, सारे नहीं लिखूंगा। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। आओ, तो सबसे पहले बेटा क्या है? फर्स्ट नंबर पे कौन सा पदार्थ लोगे? वो लोगे बेटा रॉट आयरन। कौन सा लोगे बेटा? रॉट आयरन। अब देखो बेटा, रॉट आयरन लेते हैं ना, आयरन, तो बेटा इसके लिए हिस्टैरिसीस नियतांक क्या होता है? आइए जानते हैं बेटा। इसके लिए हिस्टैरिसीस नियतांक क्या होता है? 0.008। बहुत आसान है, अभी याद कराता हूँ। देखो 0.004। दूसरे नंबर पे बेटा कौन सा आता है आपका? दूसरे नंबर पे आता है आपका माइल्ड स्टील। क्या आता है बेटा? माइल्ड स्टील। और बेटा इसके लिए क्या है? देखो ये 4 है तो इसका डबल कर लो, 0.008, है ना। तीसरे नंबर पे कौन आता है आपका? इंपॉर्टेंट आता है बेटा कौन सा? हाई कार्बन स्टील। तीसरे नंबर पे कौन सा आता है? हाई कार्बन स्टील, है ना। बस ये आराम से याद हो जाएगा। देखो इसका याद करो, 0.004, इसका डबल, अब इसका भी, इसमें भी 4 जोड़ दो। ये देखो 4 जोड़ा, तो 0.001। और अब आपका सबका फेवरेट सिलिकॉन स्टील। चौथा क्या होता है बेटा? सिलिकॉन स्टील। अब देखो बेटा, इनका नेचर तो क्या होता है? बहुत ज्यादा क्या होता है? ब्रिटल होता है, इसलिए अपन ज्यादातर क्या यूज करते हैं? ज्यादातर सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं सिलिकॉन स्टील। और बेटा इसी का आपको याद रखना है, कितना होता है? 0.01। इसके लिए नीटा का मान होता है। इसीलिए बेटा आप क्या करते हैं? नोट, यहाँ पे लिखेंगे बेटा नोट, सिलिकॉन का हिस्टैरिसीस गुणांक कम होता है। अतः इसे कहाँ यूज करते हैं बेटा? विद्युत मशीनों में यूज करते हैं। विद्युत मशीनों में प्रयोग लेते
लेते हैं। और बेटा ये बहुत बेस्ट बात है, ध्यान रख लेना, ठीक है। ये बेहद इंपॉर्टेंट बात है कि सिलिकॉन का हिस्टेरेसिस कम होता है इसलिए यूज करते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे। और बेटा इन तीन चारों का याद करना है। सबसे पहले इसका याद कर लो 0.004, इसमें 4 जोड़ो तो 0.008, इसमें 4 जोड़ो तो 0.012, और बेटा इस 0.012 और बेटा इसके बराबर ये देखो 0.01, ये सबसे अच्छा होता है क्योंकि ये सबसे ज्यादा अच्छा मटेरियल माना जाता है सिलिकॉन, है ना। और सिलिकॉन क्या है, एक अर्धचालक है ना, तो बेटा ये भी पॉइंट लिख दो। इसके अलावा क्या पॉइंट है कि सिलिकॉन क्या होता है, एक अर्धचालक होता है। सिलिकॉन क्या होता है बेटा, एक अर्धचालक भी है, एक अर्धचालक भी है, चालक है जिसका उपयोग अच्छे से हो सकता है ना, अच्छे से आवश्यकता अनुसार हो सकता है, आवश्यकता के अनुसार हो सकता है, के अनुसार होता है। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, ज्ञात रहे सिलिकॉन सिलिकॉन को 7% से ज्यादा, को 7% से ज्यादा ना उपयोग करने की सलाह देती है, ना उपयोग लेने की सलाह दी जाती है, सलाह दी जाती है। क्यों दी जाती है बेटा, क्योंकि यह सिलिकॉन बाद में क्या हो जाता है, ब्रिटल हो जाता है, क्योंकि यह भंगुर हो सकता है। भंगुर का मतलब क्या होता है बेटा, ब्रिटल, जैसे कांच होता है ना, नीचे जलते टन गिर जाता है, वो भंगुर ब्रिटल हो सकता है, ब्रिटल हो सकता है, ठीक है। तो बेटा ये आपने मैग्नेट का हिस्टेरेसिस पॉइंट एक एक पॉइंट आपने समझ लिया। 2 बार इस वीडियो को देखें और अच्छे से समझने की कोशिश करें, आपके सारे कांसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है।